हाँ भाई, तो क्या हाल है? अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो इसका मतलब ये है कि या तो फिर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब ढूंढ चुके हो या तो फिर आप ढूंढने के प्रोसेस में हो, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर कोई बाहर जाना चाहता है। वैसे तो नॉर्मली जहां भी किसी को ऑप्शन मिलेगा वो चला जाएगा, बट अगर किसी को यूके या मिडिल ईस्ट में से चूज करना है तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है, क्योंकि मैं खुद भी मिडिल ईस्ट में 2 साल रह चुका हूँ और मुझे यूके में भी 2 साल होने को है। क्योंकि नॉर्मली मिडिल ईस्ट हर कोई जा रहा होता है तो उसकी असल में अट्रैक्शन खत्म हो गई है। वो नहीं चाचा की दुकान होती है जो नुक्कड़ पे, जहाँ से हर चीज मिल रही होती है, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लोग उसको उसकी मानद समझने लगे। लोग समझते हैं कि हम जब यूके जाएंगे, यूएस जाएंगे या कनाडा जाएंगे और हम अंग्रेजों के साथ रहेंगे तो फिर हमारी कोई वैल्यू होगी। पर ऐसा नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। ये जो यूरोप के कंट्रीज है ना, ये सिर्फ दूर से अच्छे लगते हैं, मतलब कि स्टेटस लगाने के लिए, स्टोरी लगाने के लिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि लोग देखें, ये सिर्फ तभी अच्छे लगते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो एक गोल्डन केज है, जो दूर से तो सोना लग रहा था पर अंदर जब आए तो ये लग रहा है कि एक पिंजरा है। जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और फिर यहाँ पर आप सिर्फ टाइम स्पेंड करते हो, वक्त गुजारते हो अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए। तो इस वीडियो में जो हम फैक्टर्स डिस्कस करने लगे हैं उससे आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मिडिल ईस्ट और यूके के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले मैं बाकी सारे फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, आखिर में नेशनलिटी और पासपोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जो हम कंपेयर करेंगे मिडिल ईस्ट और यूके के बारे में, वो है इनिशियल कॉस्ट टू मेक द मूव। अब ये इनिशियल कॉस्ट क्या है? इनिशियल कॉस्ट वो चीज है जब आपकी कहीं जॉब हो जाती है किसी भी कंट्री में, तो आपकी वीजा, आपकी फ्लाइट और आपके बाकी सारे एक्सपेंडिचर, वहां पहुंचने तक कितना आपका खर्चा आएगा टोटल, उसको बोलते हैं इनिशियल कॉस्ट। कितना भी चाहे बंदा अमीर क्यों ना हो, वो हमेशा यही चाहता है कि मेरी जेब से 1 रुपया भी ना लगे तो बेहतर है। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि आपकी जेब से 1 रुपया भी ना जाए और आपकी जॉब हो जाए बाहर किसी कंट्री में और आप चले जाओ वहां जॉब के लिए, तो मिडिल ईस्ट इज द राइट चॉइस फॉर यू। अगर आपकी जॉब मिडिल ईस्ट में किसी फर्म या किसी इंडस्ट्री में होती है तो एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड बाय देम, इवन यू गेट द टिकट एज वेल, एक्सेप्ट फॉर दी शॉपिंग एक्सपेंसेस। पर कुछ कंपनीज तो रिलोकेशन अलाउंस भी देती हैं वहां पहुंचने के बाद, जो कि आपकी शॉपिंग का एक्सपेंस भी कवर कर देता है। तो आपको सिर्फ पैकिंग करके और फ्लाइट पकड़नी है। पर यूके में ऐसा नहीं है। अगर आप यूके आ रहे हो तो यू नीड टू इंकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस योरसेल्फ। तो आपको सिग्निफिकेंट कैश फ्लो चाहिए होता है इनिशियल कॉस्ट इनकर करने के लिए, और अगर आप अपने डिपेंडेंट्स का वीजा भी अपने साथ प्रोसेस करवा रहे हो तो फिर तो वो कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। द लेटेस्ट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर अ कपल टू मूव टू द यूके इज अराउंड 40-50 lakhs PKR, जिसका हाफ फर्म आपकी रिप्लेस कर देगी जो आपका पोर्शन होगा, पर आपके स्पाउस का जो कॉस्ट होगी वो आपको खुद बेयर करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर भी कुछ कंपनीज या कुछ फर्म्स ज्वाइनिंग बोनस देती हैं जिससे आपके काफी पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस कवर हो जाता है, पर मिडिल ईस्ट की तरह नहीं कि जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता सिवाय शॉपिंग के और आप वहां पर पहुंच जाते हो। दूसरा जो कंपैरिजन फैक्टर है वो है लाइफस्टाइल। तो भाई लाइफस्टाइल किसको नहीं चाहिए? सब लोग बाहर मूव ही इसलिए होते हैं ताकि उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो। तो अगर आप किसी ऐसे कंट्री में मूव हो जहां आपका लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट पाकिस्तान जैसा ही हो, तो दूसरे कंट्री अपना मुल्क छोड़ के जाने का क्या फायदा? तो भाई लाइफस्टाइल इज इन द मिडिल ईस्ट, जहां पर आप सीनियर लेवल पे भी जाते हो तो आपका जो लाइफस्टाइल होता है वो अपर मिडिल क्लास में आता है। टैक्स इतना ज्यादा नहीं है, गाड़ियां सस्ती हैं, पेट्रोल सस्ता है। मिडिल ईस्ट इज चीपर एज कम्पेयर टू द यूके। आपके घर बड़े एंड स्पेशियस होते हैं, आपका जब दिल चाहे आप बाहर जाके खाना खाओ, आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज अवेलेबल होती है वहां पर। यूके में जो आपका लाइफस्टाइल होता है वो होता है लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि यूके बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपके जहन में हर वक्त ये चल रहा होता है कि आप कैसे अपने एक्सपेंसेस कट करें और अपनी सेविंग बढ़ाएं, क्योंकि 3 साल बाद आपको फिर से अपने स्पाउस और अपने डिपेंडेंट्स की वीजा कॉस्ट भी भरनी है और हर साल फ्लाइट टिकट्स भी बुक करनी है। तो वहां पर सिर्फ आप गुजारा करते हो, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं गुजारते। तीसरा जो हम फैक्टर्स कंपेयर करने लगे हैं वो है सेविंग्स का। सैलरीज जो मैंने देखी है नॉर्मली दोनों कंट्रीज में, यूके में या मिडिल ईस्ट में, वो ऑलमोस्ट सेम है जो टेक होम होती है। तो मेरे ख्याल से मिडिल ईस्ट में थोड़ी फिर भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूके। तो अगेन सेविंग के हवाले से भी मिडिल ईस्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और आपको हर साल फ्लाइट की टिकट्स भी कंपनी देती है, तो वो भी आपके पैसे बच जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो भी आपके पैसे बचते हैं वो आपकी नेट सेविंग होती है, वो कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो पीस ऑफ माइंड के साथ। पर यूके में जो आपकी मंथली सेविंग होती है, सपोज करो वो 1000 पाउंड होती है, तो वो आपकी नेट सेविंग नहीं है, क्योंकि आपको हर साल
फ्लाइट टिकट्स भी लेनी है और 3 साल बाद जो आपको वीजा कोस्ट इनकर करनी है फिर से अपने इंडिपेंडेंस की, उसके लिए पैसे भी जमा करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कंपेयर करेंगे मिडिल ईस्ट और यूके के बारे में वो है कल्चर। किसी भी कंट्री या रेस का बंदा हो, जब वो अपना कंट्री या अपना घर छोड़ता है तो वो अपने कंट्री को या अपने कल्चर को जरूर मिस करता है, क्योंकि आपका जो कल्चर होता है वो आपके ब्लड में शामिल होता है। तो मिडिल ईस्ट में आपके पास अपना पूरा कल्चर होता है। इवेंट्स आप अपने सारे वहां पर सेलिब्रेट कर सकते हो जैसे आप अपने लोकल कंट्री में सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वहां पर आपके लोगों की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। फ्लाइट्स भी सस्ती हैं। अगर आपका दिल चाह रहा है ईद पे घर जाने के लिए तो आप घर भी जा सकते हो, या तो आप अपने रिलेटिव्स को बुला भी सकते हो वहां पर। पर यूके में आपका कल्चर ज्यादा नहीं है। हाँ, आप फ्रीडम है, यहाँ पर लोग सेलिब्रेट काफी करते हैं, हमारी पॉपुलेशन भी है, पर नॉट एज कम्पेयर टू द मिडिल ईस्ट। यहाँ पर आपको छुट्टी भी नॉर्मली गवर्नमेंट से नहीं मिलती ईद पे, वो आपको खुद अपनी लेनी होती है एनुअली। यहाँ पर आपको सिर्फ क्रिसमस की छुट्टियां मिलती हैं। और अगर यहाँ से आप अपने कंट्री जाने का सोच रहे हो तो आपको फिर 3 महीने की अपनी सेविंग्स फॉरगो करनी पड़ेगी और फिर आप वो आईटीआई छोड़ देते हो ये सोच के कि यार फिर से एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए जो फर्म में जॉब करते हैं। जो लोग मिडिल ईस्ट में फर्म में जॉब करते हैं तो ये एक वाहिद चीज है जो आपको वहाँ मिडिल ईस्ट में नहीं मिलेगी पर यूके में मिलेगी। यूके का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको कोई 5 बजे के बाद मैसेज नहीं करेगा, आपको वीकेंड पे कोई तंग नहीं करेगा, कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप आफ्टर ऑफिस आवर्स आप उनको रेस्पॉन्ड करो। यहाँ पर आप कोई भी मीटिंग डिक्लाइन कर सकते हो, भले उसमें फिर पार्टनर क्यों ना हो। पर मिडिल ईस्ट की फर्म्स में जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है वो होती है 24/7 की। जैसे वो नहीं बॉर्डर पे एक सोल्जर होता है वो जो हर वक्त रेडी रहता है, उसकी तरह आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ता है। किसी भी वक्त क्लाइंट की कॉल या मैसेज आएगा तो आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है, फिर आपके 3 वीक में आप रहे हो। मिडिल ईस्ट में अगर आप किसी जॉब पे सीनियर या एम हो तो आपके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इवन मैनेजर भी आपसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर डिवाइडेड होती है मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर लेगा। इवन कुछ चीजें पार्टनर डायरेक्ट भी कर लेता है। तो अगर आपको अच्छा वर्क कल्चर चाहिए तो आप जरूर यूके आए। तो अभी तक जो भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं वो अगर आपको समझ आ रहे हैं तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब तो बनता है आगे चलने से पहले। जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कंफर्ट जोन। मिडिल ईस्ट में आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हो। आपके पास नॉर्मली हर जगह हलाल फूड और एशियन फूड अवेलेबल होता है। दूसरा, आप वहां पर गाड़ी जल्दी अफोर्ड कर लेते हो तो आपके काम और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। आप अपने कंट्री आराम से ट्रेवल कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी फैमिली में से किसी को अपने पास बुला सकते हो। तो नॉर्मली आप वहां पर अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हो। आपको घर की क्लीनिंग भी खुद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये सर्विसेज वहां पर रेंट के साथ नॉर्मली इंक्लूड होती हैं अगर आप किसी अच्छी बिल्डिंग में अच्छे घर में रहते हो तो। अगर वहां पर ये सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं भी है रेंट के साथ तो ये लेबर वहां पर बहुत अफोर्डेबल है और आप किसी को भी हायर कर सकते हो अपनी घर की क्लीनिंग के लिए। और यूके में ऐसा नहीं है। यूके में आपको क्लीनिंग भी घर की खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यूके बहुत एक्सपेंसिव है और आपको लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करनी पड़ेगी, बसेस हो गई, ट्रेन हो गई। तो इसलिए आपको यूके में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वेदर। वेदर के हवाले से यूके बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो आप आराम से पैदल घूम सकते हो, आप अपने सारे काम आराम से कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यूज्ड हो गए इस वेदर से तो आपको यहाँ पर बहुत मजा आएगा। ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप थोड़ी देर भी बाहर से पैदल नहीं घूम सकते और आपको हर वक्त एसी वहां पर चाहिए होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मेडिकल फैसिलिटी। मिडिल ईस्ट में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पर जो आपको कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस मिलती है तो आपको सिर्फ वहां पर विजिट जाकर 50 रियाल या 50 दिरहम जाके देने पड़ते हैं और फिर सारा एक्सपेंस आपका इंश्योरेंस कवर करती है। और आपकी किसी भी टाइम तबीयत खराब हो गई किसी भी हॉस्पिटल में आप वहां पर जा सकते हो। पर यूके में ऐसा नहीं है। यूके में सिर्फ आप एक डॉक्टर के पास रजिस्टर होते हो और आप उसी के पास जा सकते हो, और यहाँ पर इमरजेंसी फैसिलिटीज भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज को मैंने ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है एक दूसरी वीडियो में, जिसका टाइटल है डोंट कम टू द यूके इफ। उसका मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वो जरूर देखें। जो हम लास्ट थिंग डिस्कस करेंगे वो है नेशनलिटी। तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि यूके में आपको नेशनलिटी मिल जाती है और मिडिल ईस्ट में आपको नेशनलिटी नहीं मिलती है, आप जितना भी टाइम वहां पर गुजारो। तो रुको जरा, सबर करो। और यूके में जो पासपोर्ट के लिए इफेक्टिव पॉलिसी है ये वीडियो बनाते वक्त वो है 6 साल, मतलब कि 5 साल बाद आपको ILR मिल जाता है और 1 साल बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। पर अभी एक डिस्कशन चल रही है कि ये 6 साल वाली पॉलिसी को 8 साल पे ले जाए, पर कुछ कंफर्म नहीं है किस पे अप्लाई होगी, कब से अप्लाई होगी, और ये भी हो सकता है कि ये 8 साल से 10 साल पे ले जाए। तो आप अपना जो भी डिसीजन लें यूके या मिडिल ईस्ट तो ये सारी पॉलिसीज देखकर फिर लेना। पर ये जो यूके की आपको नेशनलिटी मिलती है 6 साल बाद 7 साल बाद जब भी मिलती है आपको, तो लोगों को ये लगता है कि ये उनको फ्री में मिल रही है, पर ऐसा नहीं है।
इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है पीछे। अब वो कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आप बहुत फॉरगो करते हो ये यूके का पासपोर्ट लेने के लिए। वो कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है वो मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेन कॉस्ट जो आप इंकर करोगे जब आपका टाइम आ जाएगा पासपोर्ट लेने का, मुझे एग्जैक्ट फिगर कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर सकते हो। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ये है कि जब आप 8 साल अगर मिडिल ईस्ट में काम करते हो तो आप 8 साल में कितनी सेविंग करोगे, सारे प्रमोशंस मिलाकर, सारे बोनस मिलाकर, जो आप यहाँ पर सारे फॉरगो करोगे, तो वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। क्योंकि वहां पर आपकी सेविंग काफी अच्छी होती है, तो वहां आप नॉर्मली इन्वेस्ट कर लेते हो कहीं पर, तो उसका आपका जो रिटर्न मिलता है वो यहाँ पर आप यूके आते हो तो वो भी आप फॉरगो कर देते हो, तो वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तीसरी चीज जो आप फॉरगो करते हो वो होता है आपका लाइफस्टाइल। वहां पर मिडिल ईस्ट में आपका लाइफस्टाइल होता है अपर मिडिल क्लास, और यहाँ पर आपका लाइफस्टाइल होता है वो होता है लोअर मिडिल क्लास फॉर 6-7 ईयर्स। तो आप अपना लाइफस्टाइल भी फॉरगो करते हो, क्योंकि में जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलता तो आप ज्यादा किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और यहाँ पर आप किसी रिलेटिव को बुलाकर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। और मिडिल ईस्ट में आप ये काम कर सकते हो, आप किसी को भी अपने रिलेटिव को स्पॉन्सर करके वहां पर बुला सकते हो और किसी एक्टिविटी में आपको लगा दो और वो भी अपना बिजनेस वहां पर सेटअप कर सकता है, तो वो चीज, वो ऑप्शन भी आप यहाँ पर आके फॉरगो कर देते हो। तो नेक्स्ट चीज आप फॉरगो करते हो वो आपका कल्चर होता है। मिडिल ईस्ट में रहकर आप सारे फैमिली फंक्शंस अटेंड कर सकते हो, किसी की डेथ हो गई खुदा ना खास्ता तो आप जल्दी वहां पर पहुंच भी सकते हो। और यहाँ से लोग फैमिली वेडिंग्स या फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं करते, या किसी की डेथ भी हो जाती है तो यहाँ से लोग वहां पर नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है जाना। जैसे भी आप रहते हो, आप यहाँ पर नॉर्मली अकेले रहते हो तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, पर मिडिल ईस्ट में ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट क्योंकि आपके कंट्री के बहुत करीब है, तो अगर आपको यहाँ पर मजा नहीं आ रहा तो आप कभी भी वहां पर जा सकते हो या किसी भी अपने रिलेटिव को अपने पास बुला सकते हो। तो लोगों को यूके का सिर्फ पासपोर्ट या नेशनलिटी नजर आती है, बाकी ये सारी कॉस्ट नजर नहीं आती। यूके में अगर आप 6 या 7 साल गुजार देते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पासपोर्ट होगा। और अगर आप ये 6-7 साल मिडिल ईस्ट में गुजारते हो तो आपके पास सब कुछ होगा, सिर्फ पासपोर्ट नहीं होगा। तो अब आप देख लें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है या सारी चीजें बाकी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट करो, और जो लोग मिडिल ईस्ट या यूके के बीच में चूज करना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करो और कमेंट करके बताओ तो आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको दूसरी वीडियोस चाहिए यूके के बारे में कि यूके में मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, अकोमोडेशन कैसे ढूंढी जाती है, इनिशियल कॉस्ट टू मूव टू यूके कितनी होती है, तो उसके लिए मेरे लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जरूर चेक करें। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।